नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। आज हम एक ऐसी यात्रा पे जा रहे हैं जो हमारे देश की मिट्टी से शुरू होकर 7 समुद्र पार तक जाती हो। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है, वहीं का किसान सबसे ज्यादा परेशान है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका या इजराइल जैसे देश, जहां पे जमीन भी इतनी उपजाऊ नहीं है, फिर भी वहां के लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अगर वहीं हम बात करें भारतीय खेती के गौरव की, हिस्ट्री की, भारत में खेती एक काम नहीं बल्कि संस्कृति है। हमारे यहाँ हजारों सालों से खेती होती आ रही है और भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा दूध व मसालों का उत्पादक है। चावल व गेहूं के उत्पादन में भी आज हम टॉप पर हैं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है उगाने के तरीके में, खेती करने के तरीके में। इसका सबसे बड़ा कारण है छोटे खेत और पुरानी तकनीकी। भारत में औसतन हर किसान के पास लगभग 1 या 2 एकड़ जमीन है। इसे स्मॉल लैंड होल्डिंग कहते हैं और छोटी जमीनों की वजह से ही बड़े मशीनरी चलाना मुश्किल हो जाता है या उन्हें खरीदना भी किसानों के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती है मानसून। आज भी हमारे आधे से ज्यादा किसान मानसून के भरोसे बैठे हैं, बारिश के भरोसे बैठे हैं। अगर बारिश अच्छी हुई तो त्योहार मनेगा और अगर नहीं हुई तो कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। जबकि विदेशी तकनीकों ने मौसम की निर्भरता को लगभग खत्म कर दिया है। इसी के बीच आता है बिजनेस गैप, मंडी और बिचौलिए। सबसे बड़ा अंतर जो मैंने अभी MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में सीखा है वो है मार्केटिंग। भारत में किसान फसल उगाता तो बड़ी मेहनत और जी जान से है, लेकिन जब बारी आती है बेचने की तो बिचौलिए सारा मुनाफा खा जाते हैं। खेत से लेकर आपकी थाली तक पहुंचने में सब्जी की कीमत 4 गुना तक बढ़ जाती है, पर किसान की जेब में वही पुराना भाव पहुंचता है। विदेशी खेती, तकनीकी, पैसा और पावर। दोस्तों, पहले हमने भारत की बात की, अब थोड़ा बॉर्डर के पार चलते हैं, यानी विदेशी खेती की तरफ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा देश जहां सिर्फ रेत ही रेत है और लोग पानी की बूंद के लिए तकातक तरस रहे हैं, वो आज दुनिया में सब्जियां बेच रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की। इजराइल ने दुनिया को सिखाया कि खेती के लिए पानी नहीं, दिमाग चाहिए। जी हाँ, मैं उसी इजराइल की बात कर रहा हूँ जिसने ड्रिप इरिगेशन का आविष्कार किया था, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। हमारे यहाँ अपन खेत भर देते हैं जिससे पानी की बर्बादी होती है और मिट्टी भी खराब होती है, लेकिन वहाँ कंप्यूटर तय करता है कि किस पौधों की जड़ में कितना मिलीलीटर पानी जाना चाहिए और कितनी खाद व उर्वरक की उसको आवश्यकता है। इसे कहते हैं प्रिसिशन फार्मिंग, यानी सटीक खेती। अब बात करते हैं अमेरिका की। यहाँ का किसान एक मजदूर नहीं, मैनेजर है। एक एक किसान के पास 500 से 1000 एकड़ तक जमीन होती है। यहाँ ट्रैक्टर भी हाथ से नहीं, GPS से चलते हैं। खाद डालने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। फसलें काटने के लिए ऐसी मशीनें हैं जो एक दिन में सैकड़ों जमीनें तक खाली कर देती है। इन मशीनों की वजह से ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लागत कम होती है और मुनाफा ज्यादा हो जाता है। नीदरलैंड एक बहुत छोटा देश है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर भी है, क्योंकि वहाँ खेत खुले में नहीं, ग्लास हाउसेज में होते हैं। वहाँ का तापमान, धूप, नमी सब कुछ इंसान के कंट्रोल में होता है। वहाँ मिट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे पौधे सीधे पानी या हवा में उगाए जाते हैं। तो अब एग्रीकल्चर को बिजनेस में कैसे बदला जाए? बिजनेस और बदलाव। दोस्तों, अभी हमने देखा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम कहां खड़े हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत का किसान भी अमीर या बिजनेसमैन बन सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें खेतों को भी बिजनेस की तरह देखना होगा। इसे ही हम कहते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अगर इसके लिए हम की पॉइंट की बात करें तो पहला आता है वैल्यू एडिशन, कच्चे माल से पक्का माल। दुनिया भर में अमीर किसान सिर्फ फसल ही नहीं उगाते, वो उनको प्रोसेस भी करते हैं। अगर आप सिर्फ टमाटर बेचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 रुपये किलो टमाटर भाव बिकेगा। अगर वही आप उनका प्यूरी या केचप बना के बेचे तो आपके टमाटर का भाव 100 रुपये तक किलो हो जाएगा। विदेशों में यही किया जा रहा है। किसान खुद का अपना प्रोसेस यूनिट जो है वो छोटा लगा लेता है और सीधा खेत से उसको उस प्लांट में लेके जाता है और वहाँ से प्रोसेस करके आगे बेचता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। भारत में छोटे किसानों की समस्याओं का सिर्फ एक ही हल है, FPO, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। जब 100 किसान मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो वो बड़ी कंपनियों से सीधा अपना मोल भाव कर सकते हैं। जैसे पेप्सी को सीधे किसानों से आलू खरीदती है और किसानों को भी पता होता है कि उनका आलू जो है वो किस भाव पे बिकेगा। इसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। यहाँ रिस्क कम और मुनाफा ज़्यादा होता है। नई पीढ़ी और डिजिटल खेती। आज का युवा किसान हल नहीं चलाता, वो स्मार्टफोन चलाता है। ई-नाम, जैसे आप घर पे बैठे बैठे मंडियों में घूमने की बजाय मंडी में किस फसल के क्या रेट चल रहे हैं वो आप घर बैठे जान सकते हैं।
एक स्मार्टफोन के जरिए मिट्टी की जांच करवाकर अपना फालतू खर्चा बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया, जहां किसान घर बैठे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू अपने कस्टमर जो है वो देख रहा है या ग्राहक भी ढूंढ रहा है। भारत की ताकत है जैविक खेती। विदेशों के लोग जो है वो नेचुरल फार्मिंग को खाने के लिए पागल है। भारत के पास ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा और सदियों पुराना अनुभव भी है। अगर हम अपनी पारंपरिक खेती को मॉडर्न और ब्रांडिंग के साथ जोड़ दें तो हमारे राजस्थान का ग्वार, सरसों और किन्नू भी सबसे बड़े सुपरमार्केट में बिक सकते हैं। तो दोस्तों, सफ़र लंबा है लेकिन मुमकिन नहीं। तकनीकी इजराइल से लाएं, मशीनें अमेरिका जैसी रखी जाए, लेकिन दिल और मेहनत जो है वो अपनी भारतीय ही रहने दें। अगर हम खेती को मजदूरी नहीं जब बल्कि बिजनेस मानेंगे तो भारत को फिर से कृषि का सिरमौर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और सनी एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान जय किसान।